हाँ तो बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में इस चैप्टर के जो इससे पहले 2 लेक्चर हुए हैं, इनसे पहले जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने तुम्हें कुछ बेसिक और आवेश के संरक्षण और आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कूलाम के नियम के बारे में। बिल्कुल पूर्ण रूप से इसमें तुम्हें कूलाम के नियम में बताया जाएगा, तो सभी बच्चे फोकस्ड होकर ध्यान दें, ठीक है। मेरा नाम है अफसरून और आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशनल हब। तो कूलाम का ने क्या नियम दिया, क्यों दिया, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कूलाम ने नियम ये दिया कि कभी भी अगर तुम कोई 2 पॉजिटिव चार्ज लेते हो, एक ये पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो कूलाम ने क्या ऑब्जर्व किया कि इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल करा, दूर भगाया, इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को रिपेल करा, दूर भगाया। तुम्हें पता होना चाहिए पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं हम तुम्हें कूलाम के नियम के बारे में, कूलाम के लॉ के बारे में। और सबसे खास बात, नियम जो भी होते हैं वह एक्सपेरिमेंटली बनाए जाते हैं। पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन निकलता है उनसे नियम दिया जाता है। नियम को आप और हम बदल नहीं सकते, जैसा नियम है जूं का तू हमें वैसा ही पढ़ना होगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, कूलाम ने ऑब्जर्व किया। फिर कूलाम ने क्या लिया कि इस बार तो पॉजिटिव लिए थे 2 चार्ज, अगली बार कूलाम ने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा निगेटिव चार्ज लिया। तो कूलाम ने देखा कि पॉजिटिव निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, बिना टच हुए ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बिना टच हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कूलाम ने देखा। तो यहाँ से कूलाम ने एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि फोर्स तुम्हारा चाहे वो रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण हो, या फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो, आकर्षण हो, वो फोर्स हमेशा विपरीत दिशाओं में होता है। विपरीत दिशा कैसे तुम्हें देखने को मिला कि इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। भले ही ये फोर्स रिपल्सन है लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। ऐसे ही ये देखो तुम, ये अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, लेकिन यहाँ पर भी दिशाएं विपरीत है। एक की दिशा लेफ्ट में है, दूसरे की दिशा राइट में है। ऐसे एक की दिशा लेफ्ट में है तो दूसरे की दिशा राइट में है, ठीक है। फोर्स चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। पहला ऑब्जर्वेशन कूलाम ने ये निकाला। उसके बाद कूलाम ने क्या किया, एक फोर्स को एक आवेश को पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद ये देखा ये अब भी रिपेल हुआ, ये अब भी दौड़ा। उसके बाद कूलाम ने इस वाले आवेश को पकड़ लिया तो उसने देखा कि अब भी ये वाला आवेश दौड़ा। इसका मतलब कि ये भी इस पर बल लगा रहा है और ये भी इस पर बल लगा रहा है। उसके बाद कूलाम ने क्या किया, दोनों के दोनों आवेश सेम मास के लिए, सेम द्रव्यमान के लिए, बराबर द्रव्यमान के, ये भी m द्रव्यमान का, ये भी m द्रव्यमान का। तो जब इसको पकड़ा और ये दौड़ा तो इसका एक्सेलरेशन निकल गया। एक्सेलरेशन जो भी आया, मान लो 2 मीटर प्रति सेकंड आया। फिर इसको पकड़ लिया, उसका एक्सेलरेशन निकल गया तो वो भी 2 मीटर प्रति सेकंड ही आया। यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल ये इस पर लगा रहा है। मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल और दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल, दोनों बल बराबर हैं। ऐसे ही भले ही वो अट्रैक्शन हो, लेकिन जितना बल यहाँ से ये इस पर लगाएगा उतना ही बल ये भी इस पर लगाएगा। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ सिमिलर लग रहा होगा जिन्होंने 11th क्लास पढ़ी है, वो ये है कि तुमने ये जो नियम अब पढ़ा है ऐसा ही नियम 11th में भी बच्चों के सामने आता है, जो कि है न्यूटन का तीसरा नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि जितनी भी तुम क्रिया करोगे उतनी ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी, न्यूटन का तीसरा नियम है। तो यहाँ से कूलाम ने कहा कि तुम्हारा जो बल 2 आवेशों के बीच लग रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब एक्शन रिएक्शन पेयर, प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर हमने 2 आवेश, एक प्लस क्या हूँ यहाँ पर रखा, दूसरा प्लस क्या हूँ यहाँ पर रखा, इसने इस पर जितना बल लगाया उसने इतना बल इस पर लगाया, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। लेकिन इसके साथ साथ कूलाम ने एक बात और कही कि जो बल लगेगा इन आवेशों के मध्य, जो विद्युत बल लगेगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, मतलब इस रेखा के अनुदिश लगेगा।
कूलाम ने ये बताया। अब तुम ध्यान दो, इनको मिलाने वाली रेखा यह है, बल यहाँ लगना चाहिए था ऐसे और ऐसे, लेकिन लग रहा है ऐसे। तो याद रखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन बल जो लगता है वो एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। और ऐसे जो बल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल, जो कि एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो कूलाम ने किए। अब तुम्हें मेन लेकर चलते हैं हम कूलाम के नियम की तरफ। कूलाम का मुख्य नियम क्या है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे नियम के। ये बात याद रखनी है तुम्हें कि जितना बल पहले पे दूसरा लगाएगा उतना ही बल पहला दूसरे पर भी लगाएगा। बल बिल्कुल बराबर लगेगा, ठीक है, लेकिन बलों की दिशा हमेशा विपरीत होगी, चाहे वो बल अट्रैक्शन हो या वो बल रिपल्सन हो। अब कूलाम ने नियम क्या दिया, ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन थे। अब कूलाम ने जो दो आवेशों के बीच जो ये विद्युत बल लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका परिमाण कितना है, उसको निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला दिया। तो ध्यान दो जरा, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव निगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। इनको मिलाने वाली रेखा ये है। मान लो ये एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इसी पर आधारित कूलाम ने एक नियम दिया। कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो बल लगेगा, फोर्स जो लगेगा, वो इन दोनों की गुना के समानुपाती होगा। मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इनकी बीच की दूरी r है बीच की, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, होगा और वर्ग के। ये बताया कूलाम ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद। अब देखो प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें F के समानुपाती हैं, दोनों चीज़ें F के ही समानुपाती हैं, तो तुम इन्हें एक साथ भी ऐसे लिख सकते हो, Q1 Q2/r²। इसके बाद अगर तुम कहीं भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे, अगर समानुपाती का निशान हटाओगे, तो वहाँ पर एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2/r²। K को तुम कूलाम नियतांक बोल सकते हो, या K के लिए जो K की जो वैल्यू आई, उसको जो वैल्यू थी 9 × 10⁹ आई, Q1 Q2/r²। अगर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका एक नियत मान होता है, और जो वैज्ञानिक अपना नियम देता है वही उस कांस्टेंट की वैल्यू भी बताता है। और 9 × 10⁹ को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये नियम दिया कूलाम ने किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये नियम दिया। और बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये बल विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अगर आवेशों के बीच बल लगेगा कभी भी तो विद्युत बल होगा, और अगर कभी भी द्रव्यमानों के बीच लगेगा तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो विद्युत बल निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया कूलाम ने। अब यहाँ पर एक वर्ड आया ε0, एक टर्म आई ε0, तुम्हें पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो कि होती है 8.85 × 10⁻12। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे ख़ास बात, तुमने अभी जो फॉर्मूला बनाया वो बल के लिए बनाया, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अब हम तुमसे बात करेंगे कि ε0 का मात्रक क्या होता है और कैसे तुम इसको निकाल लोगे, और 1/4πε0 इस पूरे कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है इस K का, और कैसे तुम इसको निकाल लोगे। तो ध्यान दो जरा। तो कूलाम ने नियम दे दिया कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
सबसे पहले हम बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे के मात्रक की, यानी बोल ले तो कूलाम नियतांक के मात्रक की। तो मात्रक कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो, हमें इसका मात्रक बनाना है तो इस पूरी टर्म को इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रखो और सारी टर्म जितनी भी हैं उन्हें दूसरी तरफ पूछा दो। तो ध्यान दो r² अपॉन में है तो इधर गुना में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा FR²। Q1 और Q2 गुना में है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएंगे, Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दो, बल का मात्रक न्यूटन और r है दूरी, और दूरी नपती है मीटर में, SI यूनिट मीटर होती है और मीटर का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में 1 कूलाम। याद रखो हमेशा आवेश का मात्रक कूलाम, 1 कूलाम ये, 1 कूलाम ये, कूलाम गुना कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। बटे को प्रति बोल देते हैं जब हम मात्रक को पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसमें केवल एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहें तो इसे पूरे को उलट दो, उलटने पर तुम्हारा मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, तुमने इसको उलट दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया तुमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये ऊपर पूछा बटे में तो इधर ये बटे वाला भी ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ये होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि 4 जो है एक नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 की घात -12। तो ये इनके मात्रक हैं। ऐसे तुम इन मात्रकों को बना सकते हो या तुम इन मात्रकों को याद भी रख सकते हो। अब बात करते हैं इन मात्रकों की विमाओं की। अब जिन बच्चों से कोई विमाएँ बनानी नहीं आती उधर उन्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पर वो विमाओं पर ध्यान दें। विमा बनाना एक बहुत ही ईजी काम है, 11th के चौथे पार्ट में सिखा दी जाती हैं, फिर भी ध्यान दो। विमा बनाने के लिए हम केवल 4 ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, M, L, T और A। M का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान। जब भी कहीं द्रव्यमान की बात होगी तो वहाँ पर हम M को लेकर आएंगे, ठीक है। और L का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो भी चीज़ें मीटर में नप सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में, उनके लिए हम L लगाएंगे। और T होता है तुम्हारा टाइम, जहाँ भी समय की बात होगी वहीं पर ही हम T को लेकर आएंगे। और A होता है एम्पियर, जहाँ पर भी धारा की बात होगी वहीं पर ही एम्पियर का प्रयोग होगा। अब विमा बनाई जाएंगी कैसे, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि होती है 8.85 गुना 10 की घात 12। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सबसे ख़ास बात, तुमने अभी जो फॉर्मूला बनाया वो बल के लिए बनाया, और बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अब हम तुमसे बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है और कैसे तुम इसको निकाल लोगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है इस के का, और कैसे तुम इसको निकाल लोगे। तो ध्यान दो जरा। तो कूलाम ने नियम दे दिया कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
सबसे पहले हम बात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस पूरे के मात्रक की, यानी बोल ले तो कूलाम नियतांक के मात्रक की। तो मात्रक कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो, हमें इसका मात्रक बनाना है तो इस पूरी टर्म को इज इक्वल टू के एक तरफ अकेला रखो और सारी टर्म जितनी भी हैं उन्हें दूसरी तरफ पहुँचा दो। तो ध्यान दो r² अपॉन में है तो इधर गुना में चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा FR²। Q1 और Q2 गुना में है तो यहाँ पर अपॉन में आ जाएंगे, Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे ध्यान दो, बल का मात्रक न्यूटन और r है दूरी, और दूरी नपती है मीटर में, SI यूनिट मीटर होती है और मीटर का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटे में एक कूलाम। याद रखो हमेशा आवेश का मात्रक कूलाम, एक कूलाम ये, एक कूलाम ये, कूलाम गुना कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर और बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, बटे को प्रति बोल देते हैं जब हम मात्रक को पढ़ते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसमें केवल एप्सिलॉन नॉट के मात्रक की। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर 4 पाई एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहें तो इसे पूरे को उलट दो, उलटने पर तुम्हारा मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। देखो कैसे, तुमने इसको उलट दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया तुमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये ऊपर पहुँचाया बटे में तो इधर ये बटे वाला भी ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो ये होगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि 4 जो है एक नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू होती है 9 गुना 10 की घात 9, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुना 10 की घात -12। तो ये इनके मात्रक हैं, ऐसे तुम इन मात्रकों को बना सकते हो या तुम इन मात्रकों को याद भी रख सकते हो। अब बात करते हैं इन मात्रकों की विमाओं की। अब जिन बच्चों से कोई विमाएँ बनानी नहीं आती उधर उन्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। यहाँ पर वो विमाओं पर ध्यान दें, विमा बनाना एक बहुत ही ईजी काम है, 11th के चौथे पार्ट में सिखा दी जाती हैं, फिर भी ध्यान दो। विमा बनाने के लिए हम केवल 4 ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, M, L, T और A। M का मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, जब भी कहीं द्रव्यमान की बात होगी तो वहाँ पर हम M को लेकर आएंगे, ठीक है। और L का मतलब होता है लेंथ यानी लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो भी चीज़ें मीटर में नप सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर में, उनके लिए हम L लगाएंगे। और T होता है तुम्हारा टाइम, जहाँ भी समय की बात होगी वहीं पर ही हम T को लेकर आएंगे। और A होता है एम्पियर, जहाँ पर भी धारा की बात होगी वहीं पर ही एम्पियर का प्रयोग होगा। अब विमा बनाई जाएंगी कैसे के लिए केवल इन 4 लेटर का ही तुम्हें प्रयोग करना है। अब देखो उसकी विमा बनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी विमाओं के बारे में बताता हूँ। मान लो तुमसे कोई कहे कि बल की विमा बताओ, तो तुम याद रखो बल फोर्स F बराबर होता है ma न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर विमा बनाने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पर m जो है वो द्रव्यमान है और a जो है वो त्वरण है। अब द्रव्यमान की विमा तो तुम्हारे पास है m, लेकिन त्वरण की कोई भी विमा नहीं है। तो त्वरण का तुम्हें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, मात्रक देखना पड़ेगा। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान और गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब द्रव्यमान की विमा तुम्हारे पास ये रही, तुमने लिख दिया द्रव्यमान के लिए m, और मीटर में जो भी चीज़ नपेगी उसकी विमा होगी L, उसके लिए लिख दिया तुमने L। और अपॉन में सेकंड यानी समय, और समय की विमा होती है T और उसका स्क्वायर है तो तुम लिख दोगे T का स्क्वायर। तो ऊपर जाके घात हो जाएगी -2, तो विमा बन जाएगी mLT की -2। ऐसे हम कुछ सिंपल विमाएँ बना सकते हैं, केवल 4 लेटर का ही प्रयोग हमें इसमें करना है। अब बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट की विमा की।
तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने इसका मात्रक बनाया था जो कि था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसकी वीमा की बात करते हैं। तो हमने तुम्हें अभी बना के दिखाई न्यूटन की वीमा। न्यूटन की वीमा थी mLT⁻²। ये वीमा थी न्यूटन की। वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसके पास है मीटर स्क्वायर और मीटर की वीमा हमेशा होती है L, तो इसके गुना में हम ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में L², और इसके अपोन में है कूलम। अब कूलम की वीमा हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कूलम क्यों होता है। चार्ज को हम क्यों से दिखाते हैं, और क्यों बराबर IT 10th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। और I धारा होती है जिसका मात्रक एम्पियर, और T समय होता है जिसकी वीमा T। तो I की वीमा तो A यानी एम्पियर की वीमा तो A, और T की वीमा T। तो क्यों की वीमा होती है AT, और कूलम का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे AT का होल स्क्वायर। अब हम इसको A से लिख सकते हैं, L² के अंदर गुना कर दो, mL⁻³ और T की -2 और अपॉन A² T²। अब अपॉन से इसको ऊपर पहुँचा दो तो तुम्हें कुछ ऐसी वीमा देखने के लिए मिलेगी, mL⁻³ और T⁻2 ऊपर पहले से थी और 2 ये, तो -4 और A⁻²। ये वीमा होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की। ऐसे बनाई जाती हैं वीमा। अब अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट की वीमा की, अब एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था वो बिल्कुल उससे उल्टा था। वो था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये था। अब ध्यान दो, जब वीमा ये आई है इस मात्रक की, तो इसकी वीमा बिल्कुल इससे उल्टी होगी। तो तुम्हें बस क्या करना है, ये जो साइन है, ये जो घात के साइन हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तुम्हें बस इन्हें बदल देना है। जैसे यहाँ पर m⁻1 है प्लस की, तो इसको तुम लिख दो m⁻−1, L⁻3 है प्लस की, तो लिख दो -3, T⁻+ माइनस की है तो उसको कर दो प्लस की, और A⁻ को भी कर दो प्लस की। ये बन गई वीमा एप्सिलॉन नॉट की। वीमा पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी 2 नंबर का, तो वीमाएँ तुमसे बनानी आनी चाहिए। अगर बनानी नहीं आती तो याद भी तुम वीमाओं को रख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम वीमा को बनानी सीख लो। ऐसे बनती हैं वीमाएँ। वीमा में केवल तुम्हें 4 वर्ड ही प्रयोग करने हैं, mLTA। अब हमने तुम्हें कूलम के नियम के बारे में बताया कि कूलम ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए और क्या नियम दिया। ये कूलम ने अपना एक नियम दिया था, इसको किसी बच्चे को नहीं भूलना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। अब प्यारे बच्चों, होता क्या है, अगर तुम आवेशों को निर्वात में रखो तब तो उनके मध्य बल अलग लगता है, लेकिन अगर उन्हीं आवेशों को तुम ले जाके जल में रखो तो उनके मध्य बल अलग लगता है। अगर तुमसे ले जाके केरोसिन ऑयल में रखो तब बल अलग लगता है। कहीं भी रखो निर्वात के अलावा बल बदल जाता है। हर एक माध्यम में विद्युत बल बदल जाता है। तो कैसे बदलता है, कितना बदलता है, वो हम तुम्हें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज मैं आपको कूलम के नियम पर आधारित कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ध्यान से सुनो, कूलम के नियम पर क्वेश्चन कैसे आता है। तुम्हें ये बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी जिस पर चार्ज हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए चार्ज के माध्य लगता है ये विद्युत बल है। तो तुम्हें सवाल ऐसा मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन निर्वात में एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति व परिमाण बताओ। देखो, प्रकृति बताना बहुत सिंपल है। तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए अट्रैक्शन होता है, तो प्रकृति तो होगी आकर्षण की, लेकिन परिमाण क्या होगा। परिमाण निकालने के लिए हमारे पास कूलम का फॉर्मूला है, हम उसका ही प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले कूलम के फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तुम्हें सवाल में से वैल्यूज़ लेनी आनी चाहिए। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोला, तो तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं।
अब ध्यान दो, इसको तुम Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। अब वो बोल रहा है कि 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी r बराबर 2 मीटर। कूलाम का नियम तुम्हें अभी पढ़ाया गया थोड़ी देर पहले, बीच की दूरी r थी, तो हमने r बराबर, हमें सवाल में दिया गया 2 मीटर, वही हमने ले लिया। अब यहाँ पर केवल वैल्यू पुट कर देंगे। 1/4πε0 की वैल्यू तुम्हें अभी बताई गई 9 × 10⁻9 होती है, और Q1 की वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10⁻−19, और Q2 की वैल्यू भी 1.6 × 10⁻−19, और अपॉन में r² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब हमने 4 से इसको काट दिया, ये कट गया 0.4 बार। अब बस हम गुना करेंगे, 9 की गुना करेंगे 1.6 में, तो तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, 14.4। अब ये गुना में 0.4 और रख लो, और घात देखो 19 और 19 माइनस की 38 और प्लस की 9, तो 38 में से प्लस की 9 घट के बच जाएंगी माइनस की 29, तो यहाँ पर हमने रख दी माइनस की 29। अब इन दोनों ही गुना कर लेंगे। f बराबर 4 × 16 का 6 का हासिल का 1, 17 का 7 का हासिल का 1, 5 दशमलव 2 अंकों के बाद यहाँ पर ये आ गया। अब गुना 10⁻−29, और मात्रक जरूर लिख देना है, मात्रक होता है बल का न्यूटन। तो ये तो है बल का परिमाण यानी मान, और जो प्रकृति थी, प्रकृति हमने तुम्हें पहले बताई, अभी दोबारा लिख भी देना, प्रकृति है आकर्षण की। आकर्षण क्यों है तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, इसलिए ही इनके मध्य आकर्षण हुआ है। अब तुमसे पूछ लिया कि प्रोटॉन और अल्फा कण अगर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 4 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच परिमाण और प्रकृति बताओ। तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा कण भी पॉजिटिव ही होता है, धनावेशित ही होता है अल्फा कण। अल्फा कण जो होता है प्यारे बच्चों, वो हीलियम का नाभिक होता है। अब हीलियम का नाभिक क्या है, जरा थोड़ा सा सुनो, यहाँ पर ध्यान दो। हीलियम तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक अक्रिय गैस होती है, 2He4 होता है हीलियम। हमने तुम्हें कल भी बताया था कि अगर यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको हम परमाणु क्रमांक बोल लेंगे। जितना भी यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन और इतने ही प्रोटॉन हैं। इसका मतलब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं। यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं, और ये कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब अल्फा कण जो होता है वो होता है हीलियम का नाभिक, He का नाभिक। तो हमें बाहर वाले कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों की तो बात करनी नहीं है, केवल नाभिक की बात करनी है। अगर तुम इसे हटा दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास नाभिक में बचे 2 प्रोटॉन। वास्तव में यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन और हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं वो भी जरा ध्यान दो। न्यूट्रॉन निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है A-Z। ये तो होता है तुम्हारा A, यानी इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, और इसको हम बोलते हैं Z को परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो ये तो है प्यारे बच्चों Z, और ये है A। तुम्हारे पास कोई भी अगर परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, जरूरी नहीं है सब में हो। न्यूट्रॉन कुछ में, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन है 1H1, वहाँ पर तुम्हें न्यूट्रॉन नहीं भी मिलेगा, लेकिन तुम्हें उससे आगे के लगभग सारे परमाणुओं में न्यूट्रॉन मिलेंगे। तो हीलियम का नाभिक बचा तुम्हारे पास ये, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। अब न्यूट्रॉन पर तो कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन पर चार्ज होता है। अगर कोई पूछे कितना, तो हमने तुम्हें बता रखा है 1.6 × 10⁻−19, और 2 प्रोटॉन है तो 2 की गुना कर देंगे, तो 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। हीलियम का जो नाभिक है उसको अल्फा कण बोलते हैं, और अल्फा कण यानी हीलियम के नाभिक पर आवेश इतना होता है 3.2 × 10⁻−19 कूलाम। ऋणावेशित नहीं है, धनावेशित हैं, क्योंकि नाभिक में केवल प्रोटॉन होते हैं। कभी कुछ बच्चे सोच रहे हो कि न्यूट्रॉन भी था जी, न्यूट्रॉन का चार्ज क्यों नहीं लिया, तो तुम्हें बताया गया है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी आवेश नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान की, जो अल्फा कण है, जो हीलियम का नाभिक है, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो ध्यान दो, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। और तुम्हें पता होना चाहिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब ये 2 तो यहाँ पर प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो हम इसमें 4 की गुना कर देंगे, तो ये 6.4 × 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा इसका
मास, एल्फा कण का मास। तो याद रखो एल्फा कण जो है तुम्हारा वो हीलियम का नाभिक होता है, इसका चार्ज इतना होता है और मास जो है वो इतना होता है। ये तुम्हें याद रखना है, तभी तुम न्यूमेरिकल को कर पाओगे। अब जिस सवाल में तुमसे पूछा गया था कि प्रोटॉन और एल्फा कण के बीच जो बल लगेगा उसकी प्रकृति बताओ, तो प्रकृति बतानी बहुत सिंपल है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और एल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के दोनों में रिपल्सन होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना। एक प्रोटॉन और एक एल्फा कण एक दूसरे से 4 मीटर की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, उनके बीच लगने वाला बल बताओ। आज के लिए इतना ही।